Hello learner, this is Richa Sureka. Friends, welcome to our YouTube channel that is UGC Net JRF by Richa. फ्रेंड्स हम अपनी इस रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में मतलब इस पार्ट में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या होता है रिसर्च प्रोसेस, इस पे हम डिटेल में समझेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस में मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश की है कि रिसर्च का एक टॉपिक लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप थोड़ी छोटी छोटी चीजों में डिफरेंसेस अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है रिसर्च का प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस समझने से पहले प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, प्रोसेस का हिंदी में मतलब होता है प्रक्रिया, किसी एक प्रक्रिया का होना। एक प्रोसेस मींस स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते जाना, जो सारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते जाना और एंड में अपने रिजल्ट तक पहुंचना। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस भी ऐसे ही है कि कई सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, इन स्टेप्स को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और जब हम रिसर्च करते हैं तो हम इन्हीं स्टेप से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, ऐसे हमारी रिसर्च होती है। अब प्रोसेस में तो पहला टॉपिक क्या आएगा, जब आप रिसर्च करने जाएंगे, आप सपोज इस पीएचडी में एडमिशन लेने जाएंगे, तो रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कुछ ना कुछ आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए ना, कोई आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा रिसर्च का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, रिसर्च का टॉपिक। उसके बाद क्या आएगा, कोई एक प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, यानी कि रिसर्च क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसका सोल्यूशन पता करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पता करना, या कोई प्रॉब्लम ढूंढ के उसका सोल्यूशन पता करना, यही तो रिसर्च होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम अगर पहले से अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर है लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या हुआ, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो पहले जो रिसर्च हो चुकी है उनके बारे में बताना। ठीक है, एंड देन आता है हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, जो आप रिसर्च कर रही हैं या करने जा रहे हैं उस रिसर्च को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, एक ब्रीफ में लिखना, मतलब ब्रीफ में क्या कहूँ, एक स्टेटमेंट में लिख देना। ठीक है, एक स्टेटमेंट में बना देना कि ये है रिसर्च, आगे का मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये चीज मुझे जाननी है। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या हो गया, ये एक ब्लूप्रिंट होता है। ये वर्ड कई बार यूज होता है एग्जाम में भी, तो इसको भी आप लिख लीजिए। तो रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करने वाले हैं, कौन से मेथड आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात करना। फिर आता है सैंपल डिजाइन। ठीक है, सैंपल जैसे सैम्पलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो उनमें आपने कौन सा सैंपल मेथड यूज किया, ठीक है, क्यों यूज किया, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स थे उसके, और ये जो डिजाइन होते हैं ना सैंपल डिजाइन, वो हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी जैसा रिसर्च का टॉपिक होता है। ठीक है, एंड देन आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब सैंपल आपने बताया कि हम इस तरीके का सैंपल हमको चाहिए, फिर आप क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, मतलब सैंपल को कलेक्ट करके लाओगे। फिर क्या करोगे, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा का एनालिसिस करोगे। ठीक है, आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया, अब उसका एनालिसिस करना। देन जब हम एनालिसिस करेंगे, हमें पता चला कि ये चीजें हैं, अब क्या करेंगे, उस पर हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, कई सारे टेस्ट होते हैं रिसर्च में। ठीक है, उन टेस्ट को भी देखेंगे बाद में। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फाइंड आउट करके उसको जनरलाइज किया जाएगा, मतलब कि उसको अब हर जगह लगाया जा सकता है, उसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, एंड देन होगा प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट सबसे अंत में, सबसे लास्ट में बनाई जाती है, जो आपकी एंड में रिसर्च रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ स्टेप्स। अब देखिए, इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। अब जरूरी नहीं कि वहां पे आपको 12 के 12 स्टेप देगा। ठीक है, इसमें से 5-6 स्टेप्स दे दिया, ठीक है, और बोलेगा कि इसको आप सीक्वेंस में लगाइए। या फिर ऐसा होगा कि कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, एक स्टेप उठा करके कोई सा भी, ठीक है, जैसे लिटरेचर रिव्यू दे दिया, अब पूछ लेगा कि इसके बाद वाला कौन सा होगा। सो आप इस 12 जो स्टेप है इसको पहले एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और 2-3 बार एक बार पढ़ लीजिए।
क्योंकि वैसे इसमें कोई रटने जैसा तो है नहीं, आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीजें हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इससे आते हैं, सो बेटर है कि कई बार अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको जो ये रिसर्च के स्टेप्स हैं, वन बाय वन मैं एक एक को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक का मतलब क्या हो गया, जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस एरिया को सेलेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि आप में से कुछ ज्योग्राफी के हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, मैनेजमेंट के बच्चे होंगे, हिस्ट्री के बच्चे होंगे। ठीक है, तो उनमें जो आपका टॉपिक है, जो जिस एरिया, वो कहते हैं रिसर्च एरिया फाइंड आउट करना। तो चूज अ टॉपिक दैट यू इंटरेस्टेड। ठीक है, जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। सपोज इसकी अगर मैं कॉमर्स से हूँ तो मैं फाइनेंस सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, बैंकिंग सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से एक रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करना। द रिसर्च प्रोसेस इज मोर रिलेवेंट इफ यू आर केयर अबाउट योर टॉपिक, नैरो योर टॉपिक टू समथिंग मैनेजेबल। अब देखिए ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक है वो एरिया को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक्स का अगर आपको समझ में आता है, आपको इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कॉमर्स के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने सोचा कि बैंकिंग या फिर फाइनेंस से रिलेटेड मैं कोई रिसर्च करूंगी आगे, तो मैंने यहाँ पर एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, एक टॉपिक। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो फाइनेंस और बैंकिंग दो मैंने टॉपिक सोचे थे दिमाग में, अब उससे रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, द रिसर्चर आइडेंटिफाई सच रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन। अब मैं प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मेरी जो पहले से प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से, जो मेरा कॉग्निटिव ब्रेन है, जितना मैं सोच सकती हूँ, मेरी स्किल जो है, तो उस तरीके से मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम रिफर टू द सेंस ऑफ अवेयरनेस, कि आप कितना अवेयर हैं। कहते हैं ना कि जब रिसर्च टॉपिक आपको सेलेक्ट करना हो तो काफी लेटेस्ट रिसर्च पेपर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप जो लेटेस्ट में चीजें हो रही हैं वो आपको पता हो। तो इस तरीके से आपकी अवेयरनेस को भी शो करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको कि रिसर्च में अगर मैं फाइनेंस और बैंकिंग को लेकर के जाती हूँ, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मुझे लगा कि अमेलगमेशन जो हो रहा है, अमेलगमेशन कहें या मर्जर कहें बैंक्स का, उससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक पकड़ा कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ आगे सर्च करना है, इस पर रिसर्च करनी है कि ये इतना अमेलगमेशन क्यों हो रहा है, या इसका इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या इसका स्टॉक एक्सचेंज में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इस तरीके से कुछ मुझे लगा कि अमेलगमेशन और बैंकिंग से रिलेटेड ये जो हो रहे हैं इतने सारे अमेलगमेशन बैंकिंग, ये क्यों हो रहे हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है। तो ये मोटा मोटा समझ में आया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड देन आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। ठीक है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू एक्सप्लोर द अननोन एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटी। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जो चीजें नहीं पता है उनको पता करना, ये रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव होगा, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव का मतलब अगर थ्योरी हमें जनरेट करनी है, हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अगर फैक्चुअल, कुछ फैक्ट बेस्ड चीजें काम करनी है, हिस्ट्री से रिलेटेड काम करना है, तो वो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, कोई एक लॉ पहले से था, कोई भी चीज थी, उसका नए तरीके से अप्लाई करने का तरीका, तो वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि जो मेरा है यहाँ पर द इम्पैक्ट ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो ये इस तरीके का एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो गया कि ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब आती है हमारी लिटरेचर रिव्यू की। ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू में होता क्या है, यहाँ पर हमको उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ये टॉपिक था ना, इम्पैक्ट ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमें इन डेप्थ स्टडी करनी होती है। जितने भी अच्छे अच्छे जर्नल्स होते हैं, गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगाई है, जैसे
ये देखिए मैंने यहाँ पे टॉपिक गूगल स्कॉलर ओपन किया और यहाँ पर मैंने उस टॉपिक को लिख दिया कि इम्पैक्ट ऑफ मर्जर एंड एमलगमेशन इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ पर आए और मैंने 2022 का सेलेक्ट कर लिया और इससे रिलेटेड अब जितने भी मुझे पेपर मिलेंगे जो अच्छे जर्नल्स के होंगे उनको मैं डाउनलोड करके फिर उसको मैं पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च लेटेस्ट में पब्लिश हुए हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और उसके बारे में लिखना। तो लिटरेचर रिव्यू इज अ सर्वे ऑफ स्कॉलरी नॉलेज ऑन अ टॉपिक। जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया तो उसके बारे में स्कॉलर वाली नॉलेज होनी चाहिए। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, जो कि आप जैसे जान पाए कि ट्रेंड क्या है, ठीक है, डिबेट्स कहाँ पे है, क्या रिसर्च गैप एग्जैक्ट में आप रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर पाए। A literature review is an overview of previous published works on a specific topic। ये वाली लाइन आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। The term can refer to the full scholarly paper or a select section of scholarly work such as book or an article। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि जो लिटरेचर रिव्यू है वो प्रीवियस जो वर्क हो चुके हैं उनसे रिलेटेड बातें जानना, अच्छे से समझना। आपको ऐसा नहीं है कि हमने टॉपिक ऐसे रैंडम उठा लिया और कुछ भी आप बताना शुरू कर दिए, नहीं, स्कॉलर वाली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो होता है लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट इज दी हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस इज अ स्टेट योर प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड। आपका रिसर्च क्या लाके देगा, ठीक है, ये बताता है हाइपोथेसिस। इट इज अ टेंटेटिव आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन दैट डू नॉट येट हैव बीन टेस्टेड। अभी तक आप एक स्टेटमेंट जनरेट करोगे हाइपोथेसिस में जिसका अभी उस पे कोई टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उसका जिसका अभी आंसर नहीं आया है, जिसको अभी आप ढूंढोगे, जिसका आंसर आप पता करोगे, वो है हाइपोथेसिस, ठीक है। फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट यू माइट हैव राइट सेवरल हाइपोथेसिस दैट एड्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। एंड देन है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन ये क्या होता है? रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। ये एक क्या है? एक फ्रेमवर्क है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो रिसर्च डिजाइन एक फ्रेमवर्क है, मतलब जैसे ये एक फ्रेमवर्क हो गया, आपको क्या करना है, कौन कौन से आप मेथड यूज करने वाले हो, ठीक है। रिसर्च डिजाइन रिफर टू अ फ्रेमवर्क फॉर अ मार्केट रिसर्च मेथड एंड टेक्निक्स। आप कौन से मेथड यूज करोगे, कौन सी टेक्निक यूज करोगे दैट आर चूजन बाय द रिसर्चर, ठीक है। इट इज अ ब्लूप्रिंट द डिजाइन दैट इज चूज बाय रिसर्चर। एक जो रिसर्च डिजाइन होता है वो रिसर्चर डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, ठीक है, कि वो क्या यूटिलाइज करने वाला है, कौन सा मेथड उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी रिसर्च डिजाइन में होगी कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो ये आप बताओगे रिसर्च डिजाइन में। जैसे ये देखिए एक रिसर्च डिजाइन का मैंने एक इमेज यहाँ पे लगा दिया कि क्या कौन सी आप टेक्निक यूज करोगे, मेथोडोलॉजी क्या होगी, ठीक है, ऑब्जेक्शंस क्या होंगे, टाइमलाइन क्या होगा, मेजरमेंट कैसे करोगे और फिर एनालिसिस के लिए आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हो। तो ये होता है रिसर्च डिजाइन, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता, द रिसर्च डिजाइन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन रिसर्च। तो रिसर्च डिजाइन हमने क्या बताया, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, सैंपल सिलेक्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान, डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस मेकिंग, चॉइस ऑफ फाइंड ऑफ इंक्वायरी। तो रिसर्च डिजाइन में सबसे पहले तो ये आएगा आपका कि डिसाइड अबाउट कौन सा आप टूल यूज करोगे डेटा कलेक्शन में। तो ये आपको मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे। एंड देन क्या है, हाइपोथेसिस मेकिंग तो दोनों में ही आ रहा है, और चॉइस ऑफ फील्ड इंक्वायरी, यस, कि आप कौन सी जो आप इंक्वायरी है, जो आपका हाइपोथेसिस है, उसमें आप चूज करोगे कि कौन सा आप टेस्ट मेथड यूज करने वाले हो, क्या करने वाले हो आगे। तो इन बातों के बारे में बात करना। तो थर्ड और फिफ्थ होगा, और ये आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन डी में,
So we'll go with the answer D. And then है sample design. Seventh step is the sample design. अब सैंपल का मतलब क्या होता है, लेट्स मैं आपको समझा देती हूँ. देखिए, ये अगर पूरा हमारा पॉपुलेशन है, ये सर्कल अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, तो अगर इसमें से थोड़ा सा ले लिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा डेटा निकाल लिया जाए, तो ये हमारा सैंपल होगा. ठीक है. अब सैंपल लेने के तरीके कई सारे होते हैं. ठीक है. वो तरीके मैं आपसे बाद में एक पूरा वीडियो इस पे बताऊंगी सैम्पलिंग के मेथड पे. बट इसके सैंपल कलेक्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं. तो सैंपल डिजाइन को यहाँ पे डिसाइड करना. सैंपल डिजाइन इज डेफिनिट प्लान, ठीक है, फॉर obtaining the sample from the given population. It refer to the technique और procedure. ये क्या है, एक टेक्निक है, एक तरीका है कि हम सैंपल को कैसे निकालें पॉपुलेशन में से. ठीक है. जो कि जो रिसर्चर होता है वो डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च, जो उसका टॉपिक है. ठीक है. और उसको सेलेक्ट करता है. सैंपल डिजाइन इज ऑल्सो लीड टू द प्रोसीजर टू टेल द नंबर ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन द सैंपल. आप कितने एक सैंपल में कितने आइटम आप यूज करने वाले हो, ये भाई बताता है सैंपल डिजाइन. कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा में हम ये देखते हैं कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाए. कलेक्शन ऑफ डेटा इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालिसिस ऑफ ड डेटा. एनालिसिस वगैरह नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ कलेक्शन, डेटा को कैसे आपको कलेक्ट करना है. कलेक्शन के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर आप डेटा कलेक्ट करने के लिए आप क्वेश्चनर से कलेक्ट कर रहे हैं, या मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए. आप जा करके कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके का आप मेथड यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन में. सो यहाँ पर डेटा कलेक्शन में ये बातें होती हैं. अब देखिए, आप ये सोचिए कि जो भी मैंने रिसर्च प्रोसेस में, अभी मैं आपको सिर्फ रिसर्च प्रोसेस बता रही हूँ कि कौन कौन से स्टेप है, उसके बाद में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. ठीक है. जो टॉपिक है, जैसे सैम्पलिंग हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, डेटा कलेक्शन हो गया. ठीक है. और जो लिटरेचर सर्वे बाद में लिखते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, उन सब पे पर्टिकुलर वीडियो आपको मिलेगी, जो कि डिटेल में आपको बताया जाएगा कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, इन सब पे बातें होंगी. बट अभी मैं सिर्फ आपको रिसर्च प्रोसेस बता रही हूँ, और इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि एक्चुअल में डेटा कलेक्शन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, थोड़ी इंफॉर्मेशन हो जाए जो बिल्कुल ही अननोन है इस फील्ड से. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ डेटा. एनालिसिस ऑफ डेटा में एनालाइज करेंगे. अब जो आपने डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है, चाहे इंटरव्यू मेथड से डेटा कलेक्ट किया था, चाहे आप ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट किए, जैसे भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है, अब उस डेटा को एनालिसिस करेंगे, यानी कि उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या है. देखिए, इस इमेज से भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा. हो सकता है डेटा आप इस मतलब एनालिसिस करें तो इस तरीके से आप कुछ उसका रिजल्ट बताएं, इस तरीके से बना सकते हैं. तो जस्ट ये एक इमेज है. डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग. उसको एकदम इंस्पेक्शन करेंगे, एकदम प्रॉपर हर एक डेटा को समझेंगे. ठीक है. क्लिनजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग द डेटा एंड द गोल एंड डिस्कवरिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन. उसमें उस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे. ठीक है. डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल टेक्निक. यहाँ पर स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल टेक्निक को यूज किया जाएगा. ठीक है. स्टैटिस्टिक में कई सारे तरीके होते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको समझने के लिए. तो स्टैटिस्टिक और लॉजिकल मेथड यहाँ पर यूज किया जाएगा. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. अब जो आपने पहले हाइपोथेसिस बनाई थी, उस हाइपोथेसिस को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली जो हाइपोथेसिस हम लोग देखते हैं वो हमारी दो तरह की होती है, या तो नल हाइपोथेसिस होती है या तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, और बाकी की जो भी चीजें हैं, आपका बेल शेप कर्व हो गया, ठीक है, इन सब पे बातें बाद में करेंगे. अभी सिर्फ ये समझिए कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है. जो आपने हाइपोथेसिस बनाई उसका टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा. जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, यू टेस्ट, एफ टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, इन सभी टेस्ट को मैं बताऊंगी. तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आपको यूज करना है अपने डेटा के हिसाब से, वो टेस्ट को यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इज द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस used to decide whether the data hand is sufficiently support the particular hypothesis
उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, अब ये देखिए ये हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। जो हमारा रिजल्ट आया उस रिजल्ट को अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट पॉपुलेशन पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये होता है जनरलाइजेशन, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स के, ये हो गया पर्टिकुलर, बट ये हो गया जनरलाइजेशन, जब हम पूरी पॉपुलेशन पे अपने रिजल्ट को अप्लाई कर सकें। अ मेजर ऑफ हाउ यूजफुल रिजल्ट ऑफ द स्टडी आर टू बी ब्रॉडर ग्रुप और पीपल में उसको जो है लगाया जा सके, जो भी हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है। जैसे कोरोना की वैक्सीन आई थी ना, तो क्या हुआ कि उसको पहले थोड़े लोगों पर लगाकर देखा गया कि हाँ सही आ रहा है, अच्छा ठीक है, फिर अब उसको क्या किया, जनरलाइज कर दिया गया कि अब हर कोई उसको लगवा सकता है, तो ऐसे जनरलाइजेशन। एंड देन लास्ट में आपका आता है रिपोर्ट बनाना। आपने जितना भी कुछ मतलब स्टार्टिंग से किया ना रिसर्च प्रोसेस में, आपने टॉपिक डिसाइड किया और उसके बाद से लेकर के जो भी चीजें आपने की उन सबको मेंशन करना, दैट इज द रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट इज अ वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आपने फॉलो किया है, जैसे डेटा आपने कहाँ से लिया, आपकी जो भी फाइंडिंग आई, टेस्ट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया, ठीक है, उसको सिस्टमैटिक वे में जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया उसको लिखना है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट सर्व द फर्स्ट हैंड अकाउंट, ठीक है। ये जो होता है, ये जो डेटा आपका रिसर्च का निकलता है, जो रिसर्च रिपोर्ट आप बनाते हो, ये फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार, आप नया है ये, आप पहली बार इसको आप बना रहे हो, ठीक है। इट इज टिपिकली कंसिडर्ड द ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये था हमारे 12 स्टेप। सो नाउ ये है रिसर्च रिपोर्ट, एक मैंने ऐसे इमेज लगा दी कि थोड़ा सा समझ में आ जाए। मूव ऑन क्वेश्चंस। सो देखते क्वेश्चन क्या है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस लेक्चर का। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। यहाँ पे ये जानना चाह रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। अच्छा, फ्रेमवर्क मैंने बताया ना कि ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क ऐसे वर्ड आते हैं, तो क्या था वो रिसर्च डिजाइन था। अब आप ऐसे वर्ड को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो तुरंत आंसर कर ले जाओगे। तो ये रिसर्च डिजाइन। द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर टू, जब हमने जो रिसर्च प्रॉब्लम बनाई उसको किस चीज से कंपेयर किया जाएगा। पढ़ते हैं ऑप्शन। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग द वॉल ऑफ अ होम, पॉलिशिंग द डोर ऑफ अ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिंग द सीलिंग ऑफ द हाउस। अच्छा, अब यहाँ पर तो घर बनाने की बात करने लग गया, बट जब हम रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उसके जो भी पहले से, जैसे थ्योरेटिकल, अगर मुझे कोई नई थ्योरी बनानी है तो मैंने उसका एक हाइपोथेसिस बनाया, तो जो पहले से थ्योरी थी मैं उसी से तो कंपेयर करूंगी। तो कंपेयर किससे किया जाएगा, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, जो पहले से थी उससे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच स्टेज ऑफ द रिसर्च क्रिएट वर्किंग thesis of the research prepared by specifying and organizing the category of information। यानी कि कौन से स्टेज में हम इंफॉर्मेशन को जो कैटेगराइज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसको कहाँ पर हम कैटेगराइज करेंगे। तो रिसर्च डिजाइन में देखिए, रिसर्च डिजाइन में तो क्या था, इट इज अ ब्लूप्रिंट, ये एक फ्रेमवर्क था, ठीक है, कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, ये तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट था जिसमें हम कौन सा रिसर्च टॉपिक हम सेलेक्ट करने वाले हैं। लिटरेचर रिव्यू में क्या था, जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस वर्क हो चुके हैं। एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं ना, एनालाइज करते हैं। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस किया जाता है यहाँ पर, तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस है किसी रिसर्च को करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको ये 4 स्टेटमेंट दी है और आपको जो सीक्वेंस, जो प्रोसेस है रिसर्च का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्या कहता, आइडेंटिफाई द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, रिपोर्टिंग एंड रिजल्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइन द पॉपुलेशन ऑफ द सैंपल, कलेक्टिंग द डेटा, एनालिसिस ऑफ द डेटा, ठीक है। सर्वे ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्वे ऑफ रिसर्च, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्टिंग द डेटा एंड प्रेजेंटिंग द आउटकम। तो सर्वे ऑफ रिसर्च फिर डिफाइन द प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना।
डिफाइनिंग द रिसर्च वेरिएबल, पहले आप रिसर्च वेरिएबल बता दो, फिर हाइपोथेसिस बता दो, फिर टेस्टिंग कर लो रिसर्च की, फिर रिपोर्ट्स द आउटकम। तो इसमें क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइन द पॉपुलेशन। अच्छा, हम पॉपुलेशन थोड़ा डिफाइन करते हैं, हम तो सैंपल डिफाइन करते हैं कि हमें सैंपल कहाँ से लेना है। ये भी नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग, ये वाला सही होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन में कौन कौन सी चीजें आएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया था, देखिए इसमें टाइमलाइन देखते हैं, मेजरमेंट देखते हैं, एनालिसिस होता है, ठीक है, मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स वगैरह क्या यूज करनी है, इस पे बात होती है। तो देखते हैं क्या बात कह रहा है, कौन कौन सी चीजें होंगी। कंपैरिजन, देखिए जो रिसर्च डिजाइन होता है इसमें हम डेटा का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, डेटा को कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें कंट्रोलिंग एक्टिविटीज भी होगी, और जहां पे हम मैनिपुलेशन भी करेंगे। जब मैनिपुलेशन होगा तो कंट्रोल भी होगा। ये सब धीरे धीरे आप समझेंगे। ठीक है, अभी आप इन सब टर्मिनोलॉजी से बहुत फैमिलियर नहीं है, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे, आगे समझते जाएंगे, वीडियो देखते जाएंगे, तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कंपैरिजन होगा, कंट्रोल आएगा, मैनिपुलेशन होगा, और लास्ट में जनरलाइजेशन भी होता है। तो यहाँ पर होगा 1 2 4 6, आंसर इज सी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको रिसर्च प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अच्छे से आप पूरी वीडियो को देखते जाइए, और अच्छे से अपनी समझ को धीरे धीरे करके बिल्डअप करते जाइए, तो आपका भी JRF इजीली आ जाएगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।